नमस्कार। आज के इस विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम एक ऐसे बदलाव पर बात करने वाले हैं जो पारंपरिक वित्त और डिजिटल एसेट्स की दुनिया को, सच कहूं तो, हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से ठोस तथ्यों और ताज़ा घटनाक्रमों पर आधारित है। एक सीरियस और एजुकेशनल नजरिए से समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये द जीनियस एक्ट रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव निवेशकों के पोर्टफोलियो में क्या तूफान लाने वाला है। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसा समझाता हूँ जिसके बारे में बाजार में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं प्रोफेसर अर्थ हूँ। हर सेवा या वस्तु जिसका मूल्य है वो सभी अर्थ है। बिल्कुल इसी सिद्धांत को आधार मानकर आज एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की गहराई में जाएंगे जो कल की अर्थव्यवस्था की नींव बनने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस मॉड्यूल का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे स्टेबल कॉइन और पारंपरिक संपत्तियों की तुलना से, फिर समझेंगे जीनियस एक्ट के अंदर का कानूनी ढांचा, अमेरिकी डॉलर की रक्षा कैसे हो रही है, ट्रेजरी की अचानक बढ़ती मांग, एडवाइजर्स के लिए क्या है खास गाइड, और अंत में टैक्सेशन और एसेट मॉनिटरिंग। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, स्टेबल कॉइन्स और ट्रेडिशनल एसेट्स के बीच का असल अंतर। देखिए, यहाँ एक बहुत ही साफ लाइन खींचना बहुत जरूरी है। स्टेबल कॉइन्स को डिजिटल फाइनेंस के एक सुरक्षित पुल की तरह समझिए। ये बिटकॉइन जैसे भारी उतार चढ़ाव वाले क्रिप्टो एसेट से बिल्कुल अलग है। अगर कोई कंजर्वेटिव क्लाइंट है तो उनके लिए हम इसकी तुलना सीधे मनी मार्केट फंड से कर सकते हैं। अब मनी मार्केट फंड्स हमें ट्रेडिशनल यील्ड तो देते हैं, लेकिन उनके सेटलमेंट में काफी समय लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ ये स्टेबल कॉइन्स पूरी तरह से एक के बदले एक यानी 1-to-1 अमेरिकी डॉलर से बैक किए गए हैं। ये डिजिटल रेल्स पर चलते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इंस्टेंट सेटलमेंट। स्थिरता और गति का ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया भर में आज भी लगभग 3 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक बैंकिंग तक पहुंच ही नहीं है। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इमर्जिंग मार्केट्स में लगभग 50 करोड़ लोग बुनियादी बचत और वित्तीय सेवाओं के लिए पहले से ही USDT जैसे स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है, ये आज के समय की एक बहुत बड़ी ग्लोबल सच्चाई बन चुका है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से पर, द जीनियस एक्ट के अंदर आखिर है क्या। 18 जुलाई 2025 का दिन, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्विदलीय कानून पर हस्ताक्षर किए, और सच कहूं तो इसी एक कदम ने रातों रात स्टेबल कॉइन्स को एक वाइल्ड वेस्ट से निकालकर एक पूरी तरह से रेगुलेटेड और सुरक्षित साधन में बदल दिया है। इस नए फ्रेमवर्क में कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जैसे कि केवल परमिशन वाले जारीकर्ता ही से ला सकते हैं, 1-to-1 डॉलर बैकिंग एकदम अनिवार्य है, और सबसे बड़ी बात, री-हाइपोथिकेशन यानी एक ही रिजर्व को बार बार गिरवी रखने के खेल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्यों? ताकि 2022 के टेरा USD जैसा कोई भी पतन दोबारा ना हो। और हाँ, कानूनी तौर पर इन्हें ना तो सिक्योरिटीज माना गया है और ना ही बैंक डिपॉजिट्स। अब सवाल उठता है कि इस लीगल क्लैरिटी का बाजार पर आखिर क्या इंपैक्ट होगा। अभी फिलहाल स्टेबल कॉइन का मार्केट लगभग $285 बिलियन का है, लेकिन, और ये बात ध्यान देने वाली है, इस नए रेगुलेटरी ढांचे की वजह से बैंकों का ही अनुमान है कि अगले सिर्फ 3 सालों में ये बाजार $2 ट्रिलियन को छू सकता है। इतनी बड़ी छलांग, जाहिर है कोई भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल इसे इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता। लेकिन ठहरिए, हर कोई इस ग्रोथ से खुश नहीं है। जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक हैं वो इस कानून के लागू होने से काफी परेशान हैं और इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। वजह बहुत ही सिंपल है। बैंकों को ये डर सता रहा है कि लोग उनके 0.5% वाले ट्रेडिशनल यील्ड को छोड़कर स्टेबल कॉइन्स की तरफ भागेंगे, क्योंकि वहां ट्रेजरी समर्थित 4 से 5% तक का यील्ड मिल सकता है। पैसों के इस तरह तेजी से बाहर निकलने को फाइनेंस की भाषा में कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, और ये ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल के लिए सच में एक बहुत बुरी चुनौती बन गया है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और अपने तीसरे खंड पर आते हैं, अमेरिकी डॉलर की रक्षा। अगर हम थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक नजरिया अपनाएं तो ग्लोबल पावर का एक दिलचस्प खेल नजर आता है। आज के समय में पूरी दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग 58% हिस्सा केवल अमेरिकी डॉलर है, और यही वो ताकत है जो अमेरिका को बहुत सस्ते में कर्ज लेने और दुनिया भर में अपने प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने की पावर देती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। इसे कहते हैं हाइपर डॉलराइजेशन। तुर्की और नाइजीरिया जैसे देशों को ही ले लीजिए, जहां की लोकल करेंसी काफी अनस्टेबल है। वहां आम लोग अपनी खराब करेंसी को दरकिनार कर सीधे डिजिटल डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स को अपना रहे हैं। मतलब बिना किसी सरकार के जोर दिए डॉलर खुद ब खुद दुनिया भर में फैल रहा है। जो लोग डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं ना, उनके लिए ये एक बहुत ही सॉलिड
पावरफुल डिजिटल जवाब है। और देखिए, बात सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन तक सीमित नहीं है। डिजिटल डॉलर की पहुंच बढ़ाकर अमेरिका असल में चीन के डिजिटल युआन जैसी विदेशी डिजिटल करेंसीज के टक्का में अपना दबदबा बना रहा है। रेगुलेटेड डिजिटल डॉलर रेल्स तैयार करके ये जीनियस एक्ट एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी टूल का भी काम कर रहा है। आइए अब अपने चौथे खंड पर बात करते हैं, जहां हम समझेंगे अमेरिकी ट्रेजरी की अचानक बढ़ती इस मांग को। स्टेबल कॉइन के नियम अमेरिका के लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग पर क्या असर डालेंगे, इसे समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई विदेशी सेंट्रल बैंक अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचकर सोना खरीद रहे हैं, यानी डंप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीनियस एक्ट ने स्टेबल कॉइन जारी करने वालों के लिए ये कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने रिजर्व में हैवी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी और कैश ही रखें। तो खेल क्या हुआ? जो खाली जगह सेंट्रल बैंक छोड़ रहे हैं, उसे स्टेबल कॉइन इशूअर्स चुपचाप भर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का ये बयान इसी रणनीति पर मोहर लगाता है। सरकारी अधिकारियों का तो यहां तक अनुमान है कि इस नई डिमांड के चलते 2030 तक स्टेबल कॉइन जारीकर्ता अमेरिकी ट्रेजरी के सबसे बड़े होल्डर्स बन जाएंगे। इससे अमेरिका का ऋण वित्त पोषण काफी आसान हो जाएगा और इकोनॉमी को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलेगी। अब थोड़ा वापस आते अपनी डे टू डे काम पर। खंड 5 फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए ड्यू डिलिजेंस गाइड। जियोपॉलिटिक्स से हटकर अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कंजर्वेटिव क्लाइंट्स का पैसा लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बिल्कुल मस्ट है। एक सिंपल सा 3 स्टेप प्लेबुक है। पहला कदम, कोई भी फंड लगाने से पहले हमेशा वेरीफाई करें कि जारीकर्ता जीनियस एक्ट के तहत फेडरल या स्टेट लेवल पर कंप्लायंट है या नहीं। दूसरा, उनके रिजर्व का ब्रेकडाउन चेक करें, कितना हिस्सा ट्रेजरी में है और कितना कैश में। और तीसरा, किसी भी विदेशी या बिना नियम वाले कॉइन से पूरी तरह दूर रहें। बस ये 3 कदम फॉलो करें और रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, टैक्सेशन और एसेट मॉनिटरिंग। तो आखिरी और शायद सबसे ट्रिकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है टैक्स रिपोर्टिंग। 2025 के बाद आईआरएस के नए दिशा निर्देशों पर नजर रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन भी कैपिटल गेन टैक्स ट्रिगर कर सकता है। इसलिए स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स के लिए कॉस्ट बेसिस का सटीक ट्रैक रखना ही होगा। और हां, एसेट्स की स्टेबिलिटी और रियल टाइम डेटा के लिए CoinGecko और ऑन चेन मॉनिटरिंग के लिए Chainalysis जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना अब कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि ये हमारे रूटीन का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। तो इन सब बातों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, डिजिटल इनोवेशन और ट्रेडिशनल बैंकिंग के बीच की इस रस्साकशी का क्या होगा? क्या ये स्टेबल कॉइन्स मॉडर्न कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की नई रीढ़ बन जाएंगे, या फिर ये हमारी पुरानी लीगेसी बैंकिंग व्यवस्था इस पूरी क्रांति के खिलाफ एक जोरदार पलटवार करेगी? सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को बहुत ही पैनी नजर रखनी होगी। मैं यहां मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया सब्सक्राइब करने के लिए सपोर्ट करें।